हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट बुक के बारे में जिसका नाम है बिजनेस मैथडोलॉजी के रिगार्डिंग। ये बुक है आपकी MCU03 है ये हमारी। इससे पहले हमारे पास MCU01, MCU06, MCU07 इन सब का हमारा 80 to 85% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। विद नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सो चैनल पर विजिट करना है और आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएगा MCU0 जैसे मैंने आपको बुक के नाम बताए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MCU03। थोड़ा सा टेक्निकल यूनिट्स हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा हमारे लिए नहीं रहने वाले क्योंकि अभी तक हमने रिसर्च के रिगार्डिंग हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया। सो चलो पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या होता है रिसर्च। ठीक है, बिजनेस रिसर्च क्या होता है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर आपको सभी की सभी एक बेसिक ये कहते हैं ना कि जैसे हमारे इनकम टैक्स को पढ़ने में, जैसे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने में जो स्टार्टिंग में जो हमारी टर्म्स थी कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, जो पहला चैप्टर होता है वो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन का होता है। सेम इस तरीके से ये चैप्टर भी बिजनेस रिसर्च के अंदर मतलब कि जो टर्म्स हैं, ठीक है, कि रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टिस क्या होते हैं, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है, काफ़ी सारे टाइप्स हैं। इन सभी वर्ड्स के साथ हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा मेलजोल तालमेल बिठाने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो इसमें इसके अंदर ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहली बात तो इसके सिग्निफिकेंस है, दूसरा ये दोनों तीनों टॉपिक। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपका डिफरेंस आता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का कंसेप्ट क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलो इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिसर्च क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी टॉपिक का आंसर फाउंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कोई नया प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, आपको मान लीजिए आपके पुराने फ़ोन में कोई दिक्कत नज़र आ रही है। ठीक है, मेरा पुराना जो फ़ोन है अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रहा है या अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा, उसका कैमरा अच्छा नहीं चल रहा, उसकी जो स्टोरेज है उसमें कोई दिक्कत है। सो आप क्या करते हो, वो प्रॉब्लम है आपके लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, सर्च आउट करते हो ना कि मेरे बजट के अंदर कौन सा फ़ोन मेरे लिए अच्छा रहने वाला है ना। इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी क्या होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नए आइडियाज़ के ऊपर ढूंढते हैं कि इसके लिए क्या बेस्ट आइडिया रहने वाला है, इसके लिए क्या मेरे पास नया अल्टरनेटिव रहने वाला है कि इसकी जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। सो आपके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि मेरे मार्केट के अंदर जो मेरी सेल है ना वो डे बाय डे क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि मेरी सेल डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस है कि मेरा प्रॉफिट भी कम होता होगा। प्रॉफिट कम होता होगा तो मेरा जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, ग्रोथ नहीं करेगा तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से जो भी सर्विसेज है, सैलरी है, वो टाइम पे नहीं दे पाऊंगा। सो मैंने सर्च किया कि मेरी जो प्रॉब्लम है सेल डिक्रीज है, अब इस सेल डिक्रीज को मैं कैसे स्टेबिलिटी में लेकर आऊँ, कैसे मैं इसको एनहांस करूँ। राइट, मैंने इसके ऊपर क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि इसके की पॉइंट्स को मैंने सर्च आउट किया। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, फिर फाइनली एनालिसिस करूंगी। मेरे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स आएंगे। ठीक है, उनमें से मैं क्या करूंगी, एनालिसिस करूंगी कि मेरे को कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद मैं बेस्ट को सेलेक्ट करूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए आपको ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और रिसर्च से आपको आंसर फाइंड आउट होगा और उस आंसर से आप क्या करने वाले, अपनी सॉल्यूशन का, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ द केयरफुली इन्वेस्टिगेटिंग अ टॉपिक टू फाइंड द आंसर। राइट, गैदर द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। मेरे एग्जांपल के अंदर क्या था, मेरी सेल डिक्रीज हो रही थी, मेरी सेल कैसे इंक्रीज हो सकती है उसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया है, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव लिए। उन अल्टरनेटिव को मैंने क्या किया, एनालिसिस किया कि किस को मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। कोई ऐसा अल्टरनेटिव भी है जो मेरे लिए आउट ऑफ रेंज में, इसकी मेरी एबिलिटी नहीं है भाई, उसको मैं अडोप्ट कर सकूँ। कोई ऐसी है जो कि जो मेरे गोल को मैच नहीं करी, कि मेरे फर्म का गोल कुछ और है, वो कुछ अलग बता रही है, बट जो बीच वाला पॉइंट है वो मेरे एबिलिटी के अंदर भी है, मेरी विलिंगनेस भी है और साथ ही साथ मेरे गोल को भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, उनको मैं क्या करने वाली हूँ, एनालिसिस करने वाली हूँ। देन फाइनली मैं क्या निकालूंगी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगी। इज इट क्लियर? तो क्या निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पर, सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद एनालिसिस, देन उसके बाद ड्रॉ द कंक्लूजन। इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि जो पहले, अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी आपको एग्जिस्टेंस से मिलेगी। अब देखो यहाँ पे ना ये काफ़ी सारे मैंने आपको अल्टरनेटिव दिए।
ठीक है, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है, राइट। इन एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, सुटेबिलिटी के हिसाब से उसमें क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि मेरे लिए कौन सा प्रॉफिटेबल रहने वाले, मेरे लिए कौन सा एडेप्टेबिलिटी में आने वाले। तो रिसर्च एक कॉमन क्या है, कॉमन सिनारियो का है, एक तरह से कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को किसी पर्टिकुलर थिंग्स के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक पूरी प्रोसेस बताई कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को, पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, बाद में डाटा कलेक्ट करेंगे, पहले प्रॉब्लम तो देखो भाई, हाँ क्या प्रॉब्लम है। अब आपको देखो MCQ 03 के अंदर प्रॉब्लम आई, ठीक है, कि मैम ये थोड़ा टेक्निकल यूनिट्स है, तो आपने क्या किया, आपने सर्च आउट किया, राइट, सर्च आउट किया नहीं किया, तो पहले आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, देन उसके बाद आपने कहीं आगे जाके स्टेप निभाया। अब यहाँ पर देखो आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया, रिसर्च क्या है, जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम होती है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपने डाटा को कलेक्ट किया, देन उसके बाद आपने उसके ऊपर एनालिसिस किया, देन उसके बाद आपको फाइनली कंक्लूजन होगा। तो एक प्रोसेस नजर आ रही है, एक सिस्टम नजर आ रहा है, एक सिस्टमैटिक पाथ नजर आ रहा है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस होती है, आप अपने जो मेन आंसर है, जो ट्रुथ है, उसको फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ रीजन क्या था कि मेरी जो सेल है डिक्रीज हो रही है, रीजन क्या हो सकता है कि मेरी सेल इंक्रीज हो सकती है, राइट। तो आप एक एग्जैक्ट ट्रूथ को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हाँ मेरी सेल इंक्रीज कैसे हो सकती है, क्या मेरा जो कॉस्ट है उसको कम करने से हो सकती है, या फिर मेरे जो प्राइस है उसको कम करने से हो सकती है। मीन्स कि हम काफी सारी स्टडी देखेंगे जो पहले ऑलरेडी हो चुकी है, और हम उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे। जो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, मीन्स की एग्जिस्टिंग जो भी थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट है, उनको हम स्टडी करेंगे और उनको अपनी सिचुएशन में इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। उसके रिगार्डिंग हम पहले, ऑब्वियस है, हमें स्टडी पढ़नी पड़ेगी, स्टडी को रीड करना पड़ेगा, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट्स हम करने वाले हैं कि हाँ कॉस्ट को कम करने से हमारी सेल इंक्रीज हो रही है, क्या मेरे प्रॉफिट प्राइस को कम करने से मेरी सेल इंक्रीज हो रही है, या फिर मेरे को डिस्काउंट देने से मेरी सेल इंक्रीज हो रही है, या फिर मैं बाय वन गेट वन का जो कंसेप्ट होता है, या फिर मैं साइकोलॉजिकल जो प्राइसेस मैंने आपको डिस्कस किए थे MCQ 06 के अंदर, क्या उनसे करने से मेरी सेल इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरे को मेरा मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी, फिर मुझे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कि हाँ ऐसा करने से हो सकता है, ऐसा करने से हो सकता है। अगर जिस भी एक्सपेरिमेंट से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट आप एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब मैंने देखा मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, वैसे रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आप कई बार क्या करते हैं, आपके पास मान लीजिए इतना बड़ा डाटा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इंडिया के अंदर मुझे देखना है कि क्या इंडिया के सभी बिजनेसमैन की सेल इंक्रीज डिक्रीज जब होती है, क्या वो वही अप्लाई करते हैं। अब इतने सारे बिजनेसमैन की स्टडी करना, इतने सारे बिजनेसमैन के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो हमारे लिए टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा इंक्रीज होगी ना होगी। सो हम क्या करते हैं, इतने सारे पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, एक छोटे से पॉपुलेशन को, एक छोटे से एरिया को उठाते हैं इस पूरी पॉपुलेशन में से, जिसे हम कहेंगे छोटा सा एरिया, जिसे हम कहते हैं सैंपल, ठीक है। इस बड़े लार्ज डाटा में से हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा डाटा उठा रहे हैं, जिसे डाटा को हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। इसके ऊपर जब हम वर्क करते हैं, ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, मैंने देखा कि हर एक बिजनेस की जो लागत आती है ना, यहाँ पर जब भी मैंने इसको स्टडी किया, सैंपल को स्टडी किया, छोटे पोर्शन को मैंने जब स्टडी किया, ठीक है, जब मैंने इसको स्टडी किया तो वहां से मुझे कंक्लूजन ड्रॉ निकल कर आया कि जब भी एक बिजनेसमैन की कॉस्ट इंक्रीज होती है ना, तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है, और प्राइस इंक्रीज होने के कारण लोग डिमांड कम करते हैं। मैंने ये देखा, मैं क्या ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये इनडायरेक्टली ये कह सकती हूँ कि जब जब आपकी डिमांड डिक्रीज होगी, मींस की सेल कम होगी, तो रीजन क्या हो सकता है, प्राइस ज्यादा मिलेगा। प्राइस ज्यादा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है। समझ पा रहे हो। तो मैंने कहा ना जब तो मैंने किसके ऊपर प्रिडिक्ट करके बोला है, मैंने इसके ऊपर रिजल्ट निकाला, और इस रिजल्ट को मैं सारे के सारी चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, जर्नलाइजेशन का मतलब होता है जब आप क्या कर रहे हो, पूरे बड़े एरिया पे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। पूरे बड़े एरिया पे मैंने क्या किया, जिस छोटे से एरिया पे सर्च की थी कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो मैंने क्या किया, जब ऐसा होता होगा तो रीजन ये होता होगा। समझ पा रहे हैं कि छोटे से एरिया पे मैंने क्या किया, सर्च किया, देन उसको मैंने सारे पे इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये कहते हैं कि जब काले बादल होंगे
तब तक बारिश आएगी, है ना, पर जरूरी तो नहीं है जब तक बारिश आती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी हाइपोथेसिस होती है। अगर वो ट्रू हो जाती है, हाइपोथेसिस होती है एक हमारी कल्पना, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है, अगर वो ट्रू नहीं हो जाती वो ऑब्वियस है रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होगी तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, उसमें रेक्टिफाई हमें फिर करना पड़ेगा, है ना। तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, पूरे बड़े एरिया पे उसको क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फाइंडिंग फ्रॉम द रिसर्च हेल्प टू जनरलाइज द कंक्लूजन फ्रॉम द सिमिलर सिचुएशन और द प्रॉब्लम। सिमिलर सिचुएशन क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि सेल को डिक्रीज होने के बारे में बात करें, तो सेल जब डिक्रीज होगी उसका रीजन, ये सिमिलर सिचुएशन है, सेल डिक्रीज हो रही है। वैसे सेल आपकी काफी कारण से डिक्रीज होती है, वो हमने MCQ06 के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, किसके किसके कारण होती है। अच्छा, अब आपको देखो जैसे जैसे आप कोई चीज सीखते हो, है ना, तो आपकी नॉलेज क्या होती है, एनहांस होती है या नहीं होती। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप डीपर नॉलेज ले लेते हैं, नहीं ले लेते, ले लेते हैं। सो क्या होता है कि जो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसके अंदर थोड़ा सा एनहांसमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च। क्यों, क्योंकि सर्च करने से, अब देखो मैंने कहा कि आपके फोन में कोई दिक्कत है या फिर आपकी सेल डिक्रीज हुई, या फिर मैंने अदर एग्जांपल्स लिए, ठीक है। अब जिसको पहले फोन की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, अब उसने फोन को सर्च किया तो उसको पता चला कि हाँ इस फोन में ये भी फीचर होते हैं, फोन में ये भी फीचर होते हैं, फोन में जो कैमरा होता है उसका पिक्सल हमें देखना पड़ता है, उसकी जो स्टोरेज होती है उसकी रैम देखनी पड़ती है, जो 16 जो मिनी है उसकी 128 GB आती है आपकी जो स्टोरेज होती है, अगर प्रो लेते हैं तो 256 के रिगार्डिंग आती है। सो आपको इन चीज़ों की नॉलेज कैसे एनहांस हुई, जब आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या किया, सर्च किया, ढूंढा आपने उस चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का मतलब समझ में आ रहा है। तो रिसर्च क्या होता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग में जो चीजें थी उसके ऊपर आपने क्या कर रहे हो, अगेन से कुछ ना कुछ फाइंडिंग दे रहे हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यू कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो। इज इट क्लियर? उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक शब्द जोड़ा था एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब समझ में आ गया कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है, अगर ऐसा कर रहा हूं तो ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नजर आ रहा है ना, जहां पर एक बॉन्डिंग नजर आ रही है कि अगर आपने अपने कॉस्ट को डिक्रीज किया तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण आपकी सेल इंक्रीज होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट का रीजन नजर आ रहा है ना। कारण क्या है कि मेरी सेल इंक्रीज हुई, सेल इफेक्ट है, कारण क्या है कि मैंने कॉस्ट को डिक्रीज किया। तो इसे कहेंगे जो रिसर्च होती है वो साइंस के ऊपर बेस्ड होती है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यहाँ पर जो आपके पास एक्चुअल में डाटा निकल कर आता है, एक्चुअल में फैक्ट निकल कर आता है, उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि फलाना ने ये कहा कि हाँ ऐसे करने से ऐसा हो जाता है। आप किसी के ओपिनियन के ऊपर नहीं विश्वास करने वाले, आप अपने एग्जैक्ट रिजल्ट्स के ऊपर विश्वास करने वाले हैं कि हाँ, जैसे मैं कहूंगी कि अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर डेली से डेली 4 से 5 घंटे अगर आप स्पेंड करते हो, सो रिजल्ट आपका ऑब्वियस है कि आप अच्छे नंबरों से क्या हो जाएंगे, क्लियर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स को। अगर आप पढ़ते ही नहीं होंगे तो क्या आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं क्लियर कर पाएंगे। सो आपके क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पे हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपकी जो रिसर्च होती है ना बच्चे, वो आपकी मेनली दो टाइप्स में डिवाइड की गई है। क्या है, आपके पास जो मीन्स की जो डाटा हम जो कलेक्ट करते हैं ना, मैंने यहाँ पे आपको लिखा था ना कि जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स जो हमारे पास जो डाटा होता है उसको गैदर करते हैं। क्या इतनी चीजें समझ में आई? चलो, अब आपको जरूरी है समझना कि जो आपकी जो रिसर्च होती है ना बच्चे, आपकी जो रिसर्च होती है ना, वहां पर जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा जब कलेक्ट करते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि आपने डाटा कैसा कलेक्ट किया। कैसा क्या, दैट मीन्स कि आपने न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया है या फिर आपने नॉन न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया है। मैम न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल का मतलब होता है जहां पर नंबर्स में डाटा आता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पर क्वांटिटेटिव डाटा कह सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने न्यूमेरिकल में ना लेकर मैंने नॉन न्यूमेरिकल में डाटा को कलेक्ट किया, उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। एक बात समझने की कोशिश करना, क्या कि जब भी हम क्वांटिटेटिव के बारे में बात करते हैं तो आपको कंसाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको इसके अंदर ना इन डेप्थ में नॉलेज नहीं मिलती कि हाँ ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा किसने किया, कैसे हुआ, इसका आंसर नहीं दिया जाता। बस यहाँ पर आपको डाटा मिल गया,
वो ऊपर ऊपर से डाटा जो मोटा मोटा मिलते हैं ना कि ये मिला है। आपने अगर किसी भी लेक्चर को, मान लीजिए मैंने कहा कि आप हमारे लेक्चर को क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगा। आपको बिल्कुल गंदा भी लग सकता है, आपको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, या थोड़ा सा और अच्छा लग सकता है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का अच्छा लग सकता है ना। तो मैं आपको जब ऐसे पूछ रही हूँ कि हाँ जी रैंक करना है, स्टार करना है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा क्वांटिटेटिव में। ठीक है, आपने नंबर दिया 1 2 3 4 5, तो ये क्वांटिटेटिव में। मैं आपसे पूछ नहीं रही कि आपने 4 दिया है तो क्यों दिया, आपने 1 दिया है, भाई रीजन क्या है क्यों दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रीजन पूछूं कि हाँ जी 1 दिया है, क्यों दिया है, उसकी एक्सप्लेनेशंस, राइट, अगर मैं उसकी एक्सप्लेनेशंस ले रही हूं तो उसे मैं क्या कहूंगी कि आपके क्वालिटेटिव डाटा है। अब मैं आपको इसलिए क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ना, वैसे ना मैं आपको अगर रियलिटी बताऊँ, रिसर्च के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करनी रहती है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं आप इस चैप्टर के अंदर है आपकी यूनिट के हिसाब से मैं आपको वो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारी आइटम्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चैनल पर विजिट करना है। चैनल पर विजिट करने के बाद यहाँ पे वीडियोज़ में जाएंगे, टाइप ऑफ रिसर्च लिखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। आपको इन डेप्थ में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बट फिर भी मैं आप इस चैप्टर को कंसीडर करके मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका क्वालिटेटिव है और आपका क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जहां पर डाटा हम क्या करते हैं, नंबर के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जहां पर हम नंबर के फॉर्म में नहीं, बट वहां पर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपको पता है कि एक तो वर्ड होता है सब्जेक्टिव, एक वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के, मींस कि आपको इन सभी क्वेश्चंस में से टिक करना है कौन सा आंसर ठीक है। आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही तो उसे हम कहेंगे कि आपको क्वांटिटेटिव रिजल्ट रहने वाला है। अगर आपसे वो एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं तो वो कहते हैं सब्जेक्टिव है। सो जो भी डाटा आपका क्वालिटेटिव होता है वो सब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल स्क्रैच के से स्टार्ट होता है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैंने कहा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है 143 करोड़ जनसंख्या, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव हो गया। बट अगर पूछा जाए ऐसा क्यों है, किस रीजन से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, क्या ये कोई अपने पास, मतलब समझ पा रहे हैं, जिसकी जहां पर हम रीजन फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो होता है क्वालिटेटिव। इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास क्या है, आपकी रिसर्च 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे पहला क्या है आपके पास डिडक्टिव रिसर्च है, दूसरा क्या है आपके पास इंडक्टिव रिसर्च है। डिडक्टिव और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है बेटे, ध्यान से सुनना। डिडक्टिव के अंदर क्या करते हैं कि हम इन डेप्थ में नॉलेज नहीं लेते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि मीन्स की कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपको डाटा मिल रहा है बस उसको क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। बट इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा हो रहा है उसके बारे में इन डेप्थ में नॉलेज को गैदर करेंगे। दैट मीन्स आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर पहले कोई भी क्या है सॉल्यूशंस नहीं मिला है, मीन्स कि इसके बारे में ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे पॉइंट्स है, ऐसी प्रॉब्लम है जिनके ऊपर क्या है पहले किसी भी तरह की रिसर्च नहीं हुई है। आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप चीज़ों को डिस्कवर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप चीज़ों को डिस्कवर करते हो, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कवर की जाती है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप इंडक्टिव रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पहले प्रायर नॉलेज है, ठीक है, क्या है प्रायर नॉलेज है, तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप यूज करेंगे डिडक्टिव नॉलेज। तो कहीं ना कहीं हम मैम ये कह सकते हैं कि पहले इंडक्टिव रिसर्च होती है बाद में डिडक्टिव होती है। यस, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव बेटे कि आपको पहले किसी भी तरह की नॉलेज नहीं है, उस नॉलेज को पहले गैदर करोगे। गैदर कैसे करेंगे, आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं कि मार्केट में मेरी सेल डिक्रीज हो रही है, तो रीजन क्या है, पहले मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने उसको पैटर्न सेट किया कि हाँ किस पैटर्न को मेरे को फॉलो करना चाहिए, किस पैटर्न के कारण मेरी जो सेल है वो डिक्रीज हुई है। मैंने पैटर्न को बनाया, देन पैटर्न को बनाने के बाद मैंने फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया। कंक्लूजन ड्रॉ करने से मेरे पास क्या निकल कर आएगी, एक थ्योरी निकल कर आएगी कि हाँ जब जब सेल डिक्रीज हो रही है तो रीजन क्या हो सकता है, कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, प्राइस इंक्रीज हो सकता है, इनकम कम हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कोई प्रॉपर पैटर्न बनाया, उस पैटर्न बनाने के बाद मैंने उससे क्या बना ली, थ्योरी बना ली। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैंने सबसे पहले बिल्कुल ऑब्जर्व किया है, मैंने बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट किया, मैंने चीज़ों को डिस्कवर किया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास बॉटम टू हम कहाँ पर जा रहे हैं, टॉप लेवल पर जा रहे हैं।
है ना, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट किया था, हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, हमने एक थ्योरी को जनरेट कर दिया कि जब जब मेरे पास जो क्या है सेल डिक्रीज हो रही है, रीजन क्या हो सकता है, कॉस्ट बढ़ सकती है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि मैंने क्या किया है, किसी पार्टिकुलर चीज को डिस्कस किया, पर्टिकुलर चीज को मैंने डिस्कस किया, फिर उसको मैंने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज का मतलब मैंने समझाया कि पूरे चीजों पर इंप्लीमेंट कर लिया, पूरे मार्केट पे इंप्लीमेंट कर दिया। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये पूरी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरा बड़ा एरिया है, ठीक है, मैंने क्या किया, बिल्कुल एक छोटे से एरिया के ऊपर स्टडी किया, बिल्कुल ध्यान से इसके रिगार्डिंग हर चीज के बारे में मैंने चीजों को डिस्कवर किया, इसके ऑब्जर्व की, पैटर्न बनाया और एक फाइनली एक छोटी सी थ्योरी बना ली। उस छोटी सी थ्योरी को लेकर मैंने क्या किया, बेस मानकर क्या किया, ये होता है पर्टिकुलर बेटी, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी स्पेसिफिक एरिया को रिगार्डिंग स्टडी किया और मैंने एरिया को स्टडी करने के बाद इसकी जो रिजल्ट्स थे ना वो सारे की सारी पॉपुलेशन के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, मैंने सारे की सारी चीजों को जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो इंडक्टिव में क्या होता है, हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल की ओर जाते हैं, यहाँ पर हम चीजों को डिस्कवर करते हैं, हमारी जो चीजें होती हैं वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, जो ऑब्जर्वेशन है वहां से स्टार्ट होती है, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न होता है, ये स्टेजेस मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। और इंडक्टिव के अंदर मैं अगर आपको याद करने की ट्रिक बताऊं ना कि पर्टिकुलर टू जनरल, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, IPG, IPG होता है, बट डिडक्टिव में IPG नहीं होता, डिडक्टिव में क्या होता है, DGP होता है। DGP का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, डिडक्टिव मैंने बोला कि आपको प्रायर नॉलेज होती है, प्रायर नॉलेज क्या हुई, अब यहाँ पे ना एक लिमिटेशंस क्या है कि ये जो थ्योरी बनी है ना उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते कि हाँ सभी के ऊपर सेम इंप्लीमेंट होने वाली है, हमारा बस मानना है कि पार्टिकुलर से हम जनरल की ओर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट ये एग्जैक्ट में प्रूफ नहीं है। मुझे ये जो थ्योरी मेरे पास निकल कर आई, इंडक्टिव रिसर्च थे जो थ्योरी निकल कर आई, मुझे उसको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। मीन्स की जो डिडक्टिव रिसर्च होती है वो स्पेशली किस चीज के लिए होती है, प्रूफ करने के लिए होती है। प्रूफ तभी होगा जब आपके पास उस चीज की, पर्टिकुलर चीज की प्रायर नॉलेज होगी, ठीक है। अच्छा, प्रायर नॉलेज के साथ साथ हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, प्रायर नॉलेज के साथ साथ हम ये देखते हैं कि चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा थ्योरी है, ठीक है, उसको मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो थ्योरी है ना उसको मैं पर्टिकुलर पे अप्लाई करने वाली हूँ। इसकी जो इन्वायरमेंट में पूरी जगह पर इंप्लीमेंट है, मैं उसको छोटे से एरिया में इंप्लीमेंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जर्नल से आप क्या करते हो, पर्टिकुलर पे इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो हम ये इसको बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अप्रोच है। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी डिडक्टिव थ्योरी है, डिडक्टिव रिसर्च है और इंडक्टिव रिसर्च है, वो क्या कहती है, डिडक्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम स्टार्ट करते हैं, बिगिन होती है विद अ जनरल थ्योरी और द हाइपोथेसिस। मीन्स कि आपके पास जो थ्योरी है ना उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या होगा, आपका ओपिनियन होगा। हाइपोथेसिस होती है आपकी विचारधारा, आपके सोचना, आप क्या मानते हो, वो भी प्रूफ नहीं हुई है। जो आपकी जो थ्योरी आपने बनाई है उसके ऊपर क्या करने वाले हो, आपने जो थ्योरी बनाई है उसके ऊपर आप क्या करने वाले हो, डाटा को कलेक्ट करने वाले हो कि हाँ क्या ये डाटा जो इसके अंदर मैंने यूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, उसको आप एनालिसिस करोगे, देन फाइनली प्रूफ करेंगे। प्रूफ का मतलब क्या है कि अगर वो चीज एक के ऊपर एप्लीकेबल है तो वो सारी चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूंगी कि जो सूरज है हमारा पूर्व दिशा से क्या होता है, रेज होता है, यूनिवर्सल है, सभी जानते हैं, है ना। अच्छा, मैंने कहा कि जैसे ही मैं किसी को अगर चाटा लगा रही हूं तो उसको दर्द होगा, सीधा सेंसेशन क्या होती है, ऐसे हाथ मुंह पे जाएगा, तो ये यूनिवर्सल है। अगर मैं कहूं कि एक एग्जाम्पल छोटा सा और लेती हूँ कि मैंने एक एरिया के अंदर क्या किया, रिसर्च किया, क्या कि उस एरिया के अंदर क्या है कि डिसीज बहुत ज्यादा है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, तो मैंने उस एरिया को सर्च किया, देखा वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है, ठीक है। फिर मैंने दूसरे एरिया को सर्च किया, फिर मैंने देखा कि वहां पे भी बहुत ज्यादा गंदगी है, फिर मैंने तीसरे एरिया को देखा कि वहां पे भी डिसीज है, तो वहां पे भी देखा बहुत ज्यादा गंदगी है। तो मैंने फाइनली कंक्लूजन क्या किया, मैंने तीन चीजों के ऊपर बेस मानकर कि जहां पर भी गंदगी होगी ऑब्वियस है वहां पर डिसीज जरूर होगी। मैंने क्या किया, पर्टिकुलर से मैं क्या गई, जनरल की ओर गई। बट यहाँ पे पर्टिकुलर से जनरल क्यों नहीं जाता है, मैंने वहां पर क्या होता है कि जहां जहां डिसीज होगी वहां क्या होगी, बीमारियां होंगी। ये जस्ट इसके अपोजिट है, डिडक्टिव आपके इंडक्टिव के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे जनरल से पर्टिकुलर की स्पेसिफिक की ओर जाता है, ठीक है। मींस की जो चीजें सबके ऊपर अप्लाई होती है वहां पर एक चीज के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हाइपोथेसिस से होती है, मींस की अपनी विचारधारा से होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टर्म ऑफ द टॉप टू डाउन अप्रोचेस है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक है।
यहाँ पर जो ये जो डिडक्टिव थ्योरी है, जिसे हम थ्योरी टेस्टिंग भी कहते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है आपकी इंडक्टिव रिसर्च से। क्यों है? क्योंकि देखो सबसे पहले हमारे पास रीजन कारण काम यही होगा कि हम क्या करें, अपनी थ्योरी को जनरेट करें। थ्योरी जनरेट होगी इंडक्टिव रिसर्च से। अगर मेरे पास थ्योरी नहीं है तो हम डिडक्टिव रिसर्च को स्टार्ट तक भी नहीं कर सकते। तो इसका जो बेस है वो क्या रहने वाला है, आपका इंडक्टिव रिसर्च रहने वाला। क्लियर है? यहाँ पे चीजों को वेरीफाई किया जाता है, मीन्स कि यहाँ पे चीजों को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, डाटा कैसा किया जाएगा, क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव दैट मीन्स नंबर्स के अंदर होगा। यहाँ पे चीजें स्ट्रक्चर्ड में होगी। अब देखो चीजें नंबर्स में है, स्ट्रक्चर्ड में है। क्या आपको, अब मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर बताया था कि जो आपका जो फीचर्स है वो क्या होती है, सिस्टमैटिक होते हैं या नहीं होते। सिस्टमैटिक दैट मीन्स स्ट्रक्चर्ड वाइज में होते, वही चीज होंगी जो कि आप जहां से जब आप डाटा क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव को रेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, जो रिसर्च होती है हमारी हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती है। हाइपोथेसिस होती है मीन्स कि हमारा अनुमान, जो पर्टिकुलर किसी जो प्रायर जो थ्योरी है उस थ्योरी के ऊपर मेरा क्या विचारधारा है। ठीक है, अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ द रिसर्च रियलिटी इज एक्सप्लेन बाय द जनरल लॉ। जो आपकी जो रियलिटी है ना, एक्चुअल में एग्जिस्टेंस करती है, वो क्या करती है, जनरल लॉ पे एप्लीकेबल है। इसकी जो आपके पास जो थ्योरी है, उस थ्योरी के रिगार्डिंग आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उस डाटा को आप क्या कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो जनरली एप्लीकेबल है, अगर वो प्रूफ नहीं होता तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, देन उसके अंदर कुछ ना कुछ अल्टरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मींस कि कहीं ना कहीं आपकी जो डिडक्टिव रिसर्च है वो टोटली बेस्ड होती है आपकी इंडक्टिव रिसर्च के ऊपर। इंडक्टिव रिसर्च के अंदर यूज किए जाने वाले डाटा को, यूज किए जाने वाले प्रीमिसेस को, यूज किए जाने वाले सैंपल्स को, वो आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर यही लिमिटेशन है कि वो आपके इंडक्टिव के ऊपर बेस होती है। जितने भी ऑल द प्रीमिसेस हैं वो क्या होते हैं, आपके इंडक्टिव स्टडीज के होते हैं। अगर वो सही है तो आपकी जो कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल क्लियर और सही होने वाला है। इज इट क्लियर? इंडक्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव रिसर्च का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, अपने कंसेप्ट को, अपनी रिसर्च को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हो, बिल्कुल बेस से शुरू करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन के साथ आप एक पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न के बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या की जाती है, आप पर्टिकुलर से, मींस कि जहां जहां बीमारियां थी मैंने देखी, उनको मैंने स्टडी किया, फिर मैंने क्या किया, पर्टिकुलर के बेसिस पे मैंने पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, देन उसके बाद एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे, आप ऑब्जर्व डाटा के बेसिस पे एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लिमिटेशन यही है कि थ्योरी प्रूफ नहीं होती है। यहाँ पे टॉप टू अप टू बॉटम टू अप अप्रोचेस है। थ्योरी क्या होती है, बिल्डिंग रिसर्च होती है, मींस कि यहाँ पे थ्योरी को बिल्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को इनोवेट किया जाता है, स्क्रैच लेवल से कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ बच्चों को क्या हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, मैंने सभी बच्चों को डिस्कस किया। अब देखो इंडिया के अंदर कितने बच्चे हैं, 143 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होंगे। मैंने क्या किया, मैंने मेरे एरिया के बच्चों को, मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के बच्चों को डिस्कस किया, उनके ऊपर स्टडी डिस्कस नहीं, मैंने उनको एनालिसिस किया, उनको मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने क्या किया, मैंने अपने ही एरिया के बच्चों को क्या किया, स्टडी किया कि हाँ जी रीजन क्या है तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, रीजन क्या है। मैंने देखा कि उनका रीजन ये हैंड राइटिंग है, उनकी प्रेजेंटेशंस हैं, उनकी कंसेप्ट्स हैं, उनके मतलब समझ पा रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने केवल मेरे एरिया को देखा और उसका रिजल्ट मैंने क्या किया, पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया। पूरा इंडिया क्या है, मेरे जनरल टर्म है और ये स्पेसिफिक है। ठीक है, यहाँ से जो रिसर्च जो स्टार्ट होती है ना, वो रिसर्च के क्वेश्चन से स्टार्ट होती है कि रीजन क्या है बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक फिर पैटर्न बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मेरी हाइपोथेसिस बनाते हैं। मैंने क्या बनाया, अनुमान ये हो सकता है कि कुछ बच्चों के जो नंबर है ना वो हैंड राइटिंग के कम कारण आ रहे हैं, कुछ बच्चों की क्या है प्रेजेंटेशन बहुत गंदी है, कुछ बच्चों की क्या है उनको कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है, कुछ बच्चे क्या है जाते जाते पेपर के अंदर भूल जा रहे हैं। काफी सारी हाइपोथेसिस हो सकती है कि मेरा अनुमान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर स्पेसिफिक सेम, इसकी एक पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, पर्टिकुलर सैंपल से हम जनरल की ओर जाते हैं। यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, रीजन ढूंढते हैं ऐसा क्यों है, तो ऐसा मैं ढूंढ सकती हूँ। मेरा स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, किसी और के ढूंढने का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो डाटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड वाइज होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हम क्या करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं। स्टार्टिंग मेरी क्वेश्चन से होती है और वहां से मेरे को थ्योरी मिलने वाली है। ये थ्योरी प्रूफ नहीं होती, ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है। इस थ्योरी से हमारे पास क्या है, हमारे पास डिडक्टिव रिसर्च शुरू होती है और इसका मेन मोटिव होता है कि उसको प्रूफ करना होता है। उस प्रूफ करने के लिए वो क्या करते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर किया जाता है। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे ये बोला गया है। इंडक्टिव क्या होता है, आई
पी जी होता है और डिडक्टिव आपका डी जी पी होता है। ठीक है, ओके। इनके बीच में डिफरेंस है डिडक्टिव और इंडक्टिव के बीच में कि डिडक्टिव क्या होता है, जनरल थ्योरी है, हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्या है, हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशन से होती है। यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्शंस क्या होती है रीजन की, कि आप क्या करते हैं जनरल से, ठीक है, पार्टिकुलर की ओर जाते हैं, स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक से पार्टिकुलर की ओर जाते हैं, सॉरी स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं। ये यहाँ आएगा स्पेसिफिक, पार्टिकुलर यहाँ आएगा बाय द डिफॉल्ट। यहाँ पे राइटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिडक्टिव थ्योरी का, डिडक्टिव रिसर्च का, कि यहाँ पर क्या किया जाता है, हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है, जो थ्योरी मेरे को यहाँ से आई है, जो भी थ्योरी मेरे को यहाँ पे डेवलप हुई है, उस थ्योरी को मुझे प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर केवल थ्योरी को डेवलप किया जाता है। ये टॉप डाउन अप्रोचेज है, ये बॉटम टू अप्रोचेज है। यहाँ पर हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर न्यू आइडियाज को जनरेट किया जाता है। प्रोसेस इसकी क्या है, प्रोसेस यहाँ पे पैटर्न और फिर थ्योरी बनाते हैं। यहाँ पे हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन, देन कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ ये ठीक है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक होता है, दैट मीन्स यहाँ पर थ्योरी आपका क्या है, एज टू एविडेंस को प्रूव किया जाता है। यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो थ्योरी होती है वो हमारे ऑब्जर्वेशंस के छोटे से पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आपको इसमें यहाँ पे कोई प्रायर नॉलेज होती है, यस आपको यहाँ पे नॉलेज होती है, नहीं होती है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा को यूज किया जाता है, यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा को यूज किया जाता है। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो अभी उसी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा को यूज किया जाता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है थोड़ा सा। यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी के बाद में बात की जाती है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च इन अ बिजनेस, बिजनेस के अंदर सिग्निफिकेंसेस क्या है, मीन्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है जब हम रिसर्च कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च सिग्निफिकेंस। सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिलायबिलिटी है या नहीं है, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जर्नलिज्म भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी की बारे में बात की सकती है। इंपेरिकल रिसर्च है, सिस्टमैटिक है, कंट्रोल फैक्टर है, साइक्लिकल है, लॉजिकल है, रेप्लिकेबिलिटी है। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन सुनो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड के बारे में। जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब चीजें क्या होती है छोटे लेवल पे होती है और वही आप बड़े लेवल पे भी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट सेम नजर पा रहे हैं, उसे बोलते हैं जनरलाइज। मैंने कहा ध्यान से समझना कि जिस एरिया में मैंने देखा कि बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, मैंने देखा कि इस एरिया में फैल रही है, इस एरिया में फैल रही है, इस एरिया में फैल रही है, तो इनका रीजन क्या निकला कि यहाँ पर क्या है, साफ नहीं है, सैनिटाइजेशन की जो समस्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा सैनिटाइजेशन। सो रीजन मैंने ये ढूंढा, मैंने केवल 3 एरिया को देखा, फिर मैंने क्या किया, इन तीनों एरिया को मैंने इन 12 के 12 फील्ड के अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, मीन्स कि जब रिसर्चर क्या करता है, यूजुअली डिवाइड कर देता है द आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन इनटू द स्मॉल सैंपल के अंदर। मेरे पास इतनी सारी पॉपुलेशन थी, अब मेरे लिए इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं है कि मैं सबको पूरी इंडिया को चेकआउट करूं, पूरे इंडिया के हर एक देश के कोने कोने में जाऊं, है ना। तो मैंने क्या किया, कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर को मैंने स्टडी किया, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को मैंने पूरे के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जाता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपने वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 प्लांट्स हैं, 3 प्लांट्स हैं। ठीक है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं, इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। पहला क्या है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, देन उसके बाद क्या है, आपके पास अदर फैक्टर्स है, अदर वेरिएबल्स है। डिपेंडेंट कौन है बेटे, प्लांट है। पौधा क्या है, किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सनलाइट के ऊपर करता है, वाटर के ऊपर करता है, सॉइल के ऊपर करता है, फर्टिलाइजर के ऊपर करता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है। मींस कि अगर मैंने इनमें से किसी को चेंज किया तो पौधे के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वाटर क्या लिया, यहाँ पर इंडिपेंडेंट फैक्टर लिया। ठीक है, इस पौधे के अंदर मैंने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला, इसके अंदर मैंने नॉर्मल डाला, नॉर्मल जो सिचुएशन होती है।
तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास वाटर क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो बाकी वेरिएबल्स बच गए जैसे कि सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये अदर में आ गए, इनको मैं कंट्रोल करके रखूंगी, मीन्स कि सबके अंदर इक्वल क्वांटिटी में देने वाले हूँ, ठीक है। बट वाटर की क्वांटिटी मैंने क्या किया, फ्लक्चुएट किया, जिसका इंपैक्ट मैं क्या करने वाली हूँ, पौधे के ऊपर देखने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, मींस कि इंडिपेंडेंट होते हैं जो मतलब अकेला, उसके ऊपर किसी का फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका फर्क पड़ने वाला है किसी अदर फैक्टर के ऊपर, जो कि प्लांट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है ना। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल किया इन सभी को, और मैंने इफेक्ट देखा कि वाटर का हमारे प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जब मैंने देखा कि जहां पर मैंने नॉर्मल पानी दिया है ना, वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं, ये मैंने रिसर्च दी, राइट। तो यहाँ पर मुझे रिसर्च करते वक्त मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा ऑल द वेरिएबल एक्सेप्ट दोज दैट आर द टेस्ट एंड द एक्सपेरिमेंट अपॉन आर केप्ट द कांस्टेंट, मींस कि उनको उसको छोड़ के अब मेरे पास यहाँ पे वाटर क्या होगा, एक्सेप्ट में आएगा, और बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे जो कि कांस्टेंट होंगे, जैसे कि सनलाइट हो गया और आपका फर्टिलाइजर हो गया, सॉइल हो गई, ये हमारे कांस्टेंट होंगे। मुझे इंपैक्ट देखना है, ये मेरी रिसर्च है, ठीक है। एम्पेरिकल का मतलब होता है बेटे कि आपके पास जो रिजल्ट आया ना, एग्जैक्ट जो रिजल्ट आया, मेरा जो भी रिजल्ट आया मुझे उसी को अब देखना होगा, मींस कि जो रिजल्ट आया ना, एक्चुअल जो रिजल्ट आया मैं उसको मेजर करने वाली हूँ, ऐसा रिजल्ट आया तो आया क्यों, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंट्स, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक तो आपने पता लग गया कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कि आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को ढूंढते हो, फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर पैटर्न बनाते हो, देन फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ पा रहे हो कि आपका जो रिसर्च है उसके अंदर किसी भी तरह की पक्षपातता नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि आप ये नहीं है कि अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, उसके अंदर अल्टरेशन कर रहे हैं, अल्टरेशन इज मैनिपुलेशन इज नॉट अलाउड। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी रिसर्चर है वो फ्री फ्लो होना चाहिए, मींस की पर्सनली बायसनेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने क्लास में सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करें, यस या नो, यस। अच्छा, मैंने कहा कि इक्वली ट्रीट करना है तो ये ऑब्जेक्टिविटी है। अगर मैं किसी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, किसी को कम प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो वो सब्जेक्टिविटी है, मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ, राइट। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अनबायसनेस होनी चाहिए। अच्छा, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है जिस भी पैटर्न को मैं फॉलो कर रही हूँ, जिस भी मेथड को मैं फॉलो कर रही हूँ ना, वो पैटर्न, वो मेथड, वो बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ नहीं ये ठीक नहीं है, वो गलत है, ये ऐसे है, वो ऐसे नहीं। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम किन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, किन इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, किस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, उसके ऊपर बात की जाती है कि क्या मैं उसके ऊपर क्रेडिट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, मींस कि उसके ऊपर विश्वास कर सकती हूँ नहीं कर सकती, यस या नो। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि एंश्योर्ड किया जाता है कि द यूज ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसीजर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं, आपका सेकेंडरी डाटा भी यूज कर सकते हैं, आप प्राइमरी डाटा भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जब आप क्या करते हो, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में जो डाटा है ना, एग्जिस्टिंग में जो भी डाटा है उसको आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। अगर आप डाटा खुद जाके कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पर्सनली उस पर्टिकुलर जगह पर खुद विजिट कर रहे हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा कहेंगे, और यहां पे इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहेंगे। इज इट क्लियर। वैसे इसकी जो टॉपिक है प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा आपके 3rd चैप्टर में है, मेजरमेंट ऑफ द स्केल के अंदर, वहां बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी आपका कहीं ना कहीं आपके इंपेरिकल से बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं आपका, क्यों, क्योंकि जो आपका एग्जैक्ट जो डाटा है, आपका एग्जैक्ट जो डाटा है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा। एक्यूरेसी जितना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी नजर आएगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिसर्च बेटर नजर आएगी, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बेहतरीन नजर आएगा, आप ट्रू रिजल्ट दिखा सकते हैं, राइट। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि how the precisely the measure value and the finding the reflect the real or original value, right। ये किस तरीके से मैंने कहा कि जो पौधों के इफेक्ट क्या है, मैंने वाटर का इम्पैक्ट दिखाया, ये एक्यूरेसी है कि मैंने केवल पानी का इम्पैक्ट दिखाया। अगर मैं सनलाइट का दिखाती क्या, ठीक है, मैं क्या पता यहाँ पे इसको सनलाइट में रखती, इसको बिल्कुल भी ना रखती, रीजन ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने अदर जो वेरिएबल्स हैं मैंने उसको कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट रखने का ये रीजन है कि मेरे जो डाटा वो एक्यूरेट नजर आए, कि रीजन मैं ढूंढ पाऊँ कि किसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, जो रिसर्च हम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा केयरफुल से करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सावधानी से करनी पड़ती है। हर चीज़ क्या हो सकती है हमारे लिए बहुत ध्यान से मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं,
है ना, किसी चीज़ को इफेक्ट करते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। रिसर्च इज अ कंसिस्टेंसी, इट्स इंक्लूडेड ऑफ टू द डिग्री ऑफ द विच द एग्जामिनेशन प्रोसीड predictably outcomes if there any research will the similar result in each time। कहने का मतलब क्या है कि मैंने जब आपको बताया कि ज़्यादा पानी देने से पौधा मरता है, कम पानी देने से पौधा मरता है, नॉर्मल पानी देने से पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है। मैंने आपको ये रिजल्ट निकाल के दिया, आपने घर जाके देखा कि आपने भी खुद एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। पानी आपने कम दिया, पानी आपने ज़्यादा दिया, नॉर्मल पौधे पे आप नॉर्मल पानी दिया, आपके पास हर कंसेप्ट क्या है सेम रहने वाला है। मीन्स की मिट्टी भी है, फर्टिलाइजर भी है, जो आपका सनलाइट भी है, हाँ वाटर भी है। अगर आपने जो मैंने आपको बताया है वही सेम कंटेक्स्ट आपने अप्लाई किया कुछ टाइम के बाद और रिजल्ट वही निकल कर आ रहा है तो उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। दैट मीन्स कोई भी पर्सन उस सेम रिजल्ट को सेम सिचुएशन के अंदर सेम एस्पेक्ट को रिपीट कर रहा है और रिजल्ट आपका सेम नजर आ रहा है, तो उसे बोलेंगे रिलायबिलिटी, ठीक है। साइक्लिकल का मतलब क्या है कि जो रिसर्च होती है ना वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है। मीन्स कि आज अगर मैंने कोई सोल्यूशन निकाला है, ठीक है, आज सोल्यूशन क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत थी, एग्जिस्टिंग जो आपके पास एग्जिस्टिंग जो चीज़ें थी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने कोई सोल्यूशन निकाला। कोई नया फिर पर्सन आया, इस एग्जिस्टिंग सोल्यूशन के अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नजर आएगी, फिर वो कोई सोल्यूशन निकालेगा, फिर कोई नया व्यक्ति आएगा, इस एग्जिस्टिंग सोल्यूशन के अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर वो सोल्यूशन निकालेगा। तो ये क्या है, साइक्लिकल है, ये चलता रहता है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, जिस पर्पज के लिए हम रिसर्च करने गए हैं, जिस पर्पज के लिए हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, ठीक है, सोल्यूशन निकालना है, अगर हम वही काम कर रहे हैं तो वैलिडिटी है, अदरवाइज हम वो काम नहीं कर रहे तो वो वैलिडिटी नहीं होगी। मीन्स कि हमारी रिसर्च में अनरिलेटेड जो भी इवेंट्स हम करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वैलिडिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। मीन्स कि जो हमारा रेलिवेंट डाटा ही हमारे पास यूज होना चाहिए, इररेलेवेंट डाटा अगर हम कर रहे हैं तो वो वैलिडिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, समझ पे आए। तो ये थे आपके बेटे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। वैसे आपको एग्जैक्ट मैं बताऊं कि टाइप ऑफ रिसर्च ये सभी है। फंडामेंटल रिसर्च होती है जिसे हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च होती है, इंडक्टिव रिसर्च मैंने आपको डिस्कस कर दी, डिडक्टिव रिसर्च कर दी है, ठीक है। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है, कंक्लूजन होती है, कंसेप्चुअल होती है, फिक्स होती है, फ्लेक्सिबल होती है, क्वांटिटेटिव होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, कोरिलेशन होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अगर आप इन सबको देखना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो के अंदर 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, इसके अंदर मैंने ये हर एक मीन्स की 19 से 22 जो वीडियो ये जो टाइप्स हैं इन सबको मैंने डिस्कस किया हुआ है। बट आपके टॉपिक के अंदर केवल 5 से 6 रिसर्च है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात की गई है बेसिस ऑन द नॉलेज दैट मीन्स कि आप फिजिकल साइंस के रिगार्डिंग नॉलेज रिसीव करना चाह रहे हैं, सोशल साइंस के रिगार्डिंग। फिजिकल साइंस दैट मीन्स लाइफ साइंस, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनके रिगार्डिंग, ठीक है, कि आप ये देखना चाहते हैं कि ड्रग्स का ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इंपैक्ट डल रहा है, ठीक है, ड्रग्स का ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इंपैक्ट डल रहा है वो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे कंज्यूमर का बिहेवियर जानना है तो वो आपके सोशल साइंस में आ जाएगी, आपकी कंज्यूमर बैलेंस शीट में आ जाएगी, ठीक है। इसी को आपके आगे जाकर क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइड किया गया है बिजनेस रिसर्च को, मैनेजमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, पर्सोनल के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस पॉलिसी के अंदर, बिजनेस हिस्ट्री के अंदर। देखो मैनेजमेंट क्या बिलोंग करते हैं, मैनेजमेंट जब आप बात आती है ना तो आपके पास वो 5 प्रोसेस आ जाती है कि आपकी प्लानिंग, आपकी ऑर्गेनाइजिंग, आपकी डायरेक्टिंग, आपकी स्टाफिंग और आपका कंट्रोलिंग। ये 5 चीज़ें अच्छे से हो रही है नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो रीज़न क्या, उसके ऊपर रिसर्च करना होता है, ठीक है। मीन्स कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द 5 स्टेप। प्रोडक्शन रिसर्च के मतलब के बारे में अगर बात की जाए तो आप ये देखते हो कि कैसे आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च, कि आपकी कॉस्ट आपकी कम से कम आए। कॉस्ट कम से कम आएगी तो प्रोडक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, सेल भी उतनी ज़्यादा बेटर वे से कर सकते हैं। तो वो तरीके ढूंढने होते हैं, ठीक है। पर्सोनल की अगर बारे में बात की जाए तो पर्सोनल के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर हम ह्यूमन एस्पेक्ट को रिगार्डिंग स्टडी करते हैं कि जो पर्सन है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो इंसान है, उसको हम किस तरीके से अपॉइंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब अपने पर्सन को अपॉइंट किया था, हमने उनको ऐसे ही नहीं अपॉइंट किया, उनके लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट किया
कि आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, आपकी एज क्राइटेरिया इतना होना चाहिए, आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको जो भी अदर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी इंग्लिश है, वो सभी चीज़ें हमने सेट की थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये चीज़ें डिसाइड की जाती है आप किस तरीके से कैसे किसी चीज़ को अपॉइंट करने वाले, यहाँ पे रिसर्च की जाती है, ठीक है, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाला क्या एस्पेक्ट लेकर आ रहा है, क्या आप दोनों ये मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो आपके क्या है रिसर्च आपको बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी कि हाँ, या तो आपको अपने गोल के अंदर चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको इतने एफिशिएंट एम्प्लॉय लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रिसर्च का मतलब क्या है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना ज्यादा पैसा चाहिए, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने डिस्कस किया था ना, MC07 के अंदर डिस्कस किया था ना, कि कितना पैसा चाहिए, कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा मुझे एज ए शेयर होल्डर के अंदर डिविडेंड में बांटना चाहिए, कितना मुझे अपने पास रखना चाहिए, ये इसके अंदर की जाती है। अकाउंटिंग रिसर्च आता है कि आपके जो कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है कि हाँ, आप अपने रिजल्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट, आपकी जो इन्वेंट्री है, आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, उसके अंदर कमा बेसी हो रही है तो उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बारे में बात की जाती है, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट लंबे टाइम तक कितने साल तक चलेगा, राइट, आप कौन सी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की वैरायटी कितनी होनी चाहिए, आपकी जो प्रमोशन के टाइप्स क्या होनी चाहिए, आप कौन सा प्रमोशन यूज करना चाहिए, उनके बारे में बात की जाती है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी मीन्स की जो स्ट्रैटेजी है वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे जो आपके बिजनेस के गोल से रिलेटेड होगी, ओके। हिस्टोरिकल रिसर्च दैट मीन्स जो पीछे जा चुका है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है आपकी जो रिसर्च है उसको डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अ डाटा। डाटा दैट मीन्स मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। बेस्ड ऑन द कवरेज, कवरेज का मतलब क्या है कि एक तो आप पूरी कवरेज को रिसर्च कर रहे हो, मीन्स की पूरी, ये तो आपको नजर आ रहा है पॉपुलेशन है, अगर आप इसको पूरी को रिसर्च कर रहे हो, पूरे को स्टडी कर रहे हो, पूरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है मैक्रो, मीन्स की लार्ज लेवल पर, ठीक है। अगर आप इसको छोटे को स्टडी कर रहे हो उसे बोला जाता है माइक्रो, इसे बोला जाता है स्मॉल लेवल पर, और इसे हम सैम्पलिंग भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट जाता है बेस्ड ऑन द यूटिलिटी एंड द एप्लीकेबिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, आपकी यहाँ पे ना 3 तरीके की बात की जाती है कि सबसे पहला क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, बेसिक रिसर्च होती है, उसके बाद होते हैं अप्लाइड रिसर्च होती है, उसी का एक पार्ट है उसके अंदर एक्शन रिसर्च होती है। देखो बेसिक रिसर्च होती है आप जब अपनी नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को एनहांस करते हो, दैट्स इट। यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर क्या करते हो आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को और ज्यादा प्योर करना चाहते हो, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इसे हम थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। इसके थ्योरेटिकली एप्लीकेबल है, हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होती कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम थी इसमें ये फाइंड आउट किया, भाई प्रॉब्लम तो हमने ढूंढी ही नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमने ढूंढा ही नहीं है, यहाँ पर तो हमने क्या किया, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एनहांस किया। बट अगर बात की जाए हम रिसर्च कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर, तो वहां पर हम अप्लाइड एंड एक्शन का रोल आता है। अब दोनों थोड़े बहुत आपको नजर आ रहे होंगे सिमिलर है, बट फर्क बहुत ज्यादा है। बात ये आ जाती है कि अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस करूँ, अगर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी है तो आपको अप्लाइड रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्शन रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करना है तो आपको बेसिक रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, जिसे हम फंडामेंटल प्योर रिसर्च ये सभी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसी रिसर्च होती है जिसका आप क्या करते हैं, जनरल नॉलेज विदाउट द इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज आप इंप्लीमेंट नहीं करते। अच्छा, अब बात जाती है कि आपको जो अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अब बात जाती है प्रॉब्लम कैसी है। अगर आपकी प्रॉब्लम क्या है, लोकल लेवल की, मीन्स की आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी पर्सनल है, या मैं कहूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कोई स्पेसिफिक है बट आपके लेवल तक ही डिपेंड करती है, छोटे लेवल पर। अच्छा, अगर प्रॉब्लम क्या है, आपकी जनरल है, मीन्स की आपकी प्रॉब्लम ऐसी जो सभी के लिए प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे। एक्शन रिसर्च वहां पे होती है जब आपकी लोकल प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक और डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जब एक्शन रिसर्च के बारे में बात करते हैं ना, एक्शन रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रिसर्च करने वाला होता है वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता, एक्सपर्ट यहाँ होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गया, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने अपनी क्लास में देखा कि बच्चे पढ़ क्यों लेते हैं, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मेरी लोकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक्शन रिसर्च करने वाली हूँ। मैंने प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशन मैंने ढूंढा और इमीडिएट मैं उसको क्या कर रही हूँ, इंप्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है। बट अप्लाइड रिसर्च के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जनरल प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा कि जो मेरे कॉलेज के अंदर ना रैगिंग होती है, ठीक है। अब देखो मेरे कॉलेज में क्या, सभी के कॉलेज में होती होगी, है ना,
तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है, इस जनरल प्रॉब्लम के ऊपर एक एक्सपर्ट आएंगे, वो अपनी नॉलेज को यूज करेंगे और फाइनली रिजल्ट दिखाएंगे। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है और आपकी जनरल प्रॉब्लम होती है। तो अप्लाइड रिसर्च, अगर आपकी लोकल प्रॉब्लम है तो वो एक्सटेंड रिसर्च होगी। ठीक है, बेस्ड ऑन प्लेस के बारे में बात की जा रही है। प्लेस का मतलब क्या है? जहां पर बात की जा रही है फील्ड, दैट मीन्स आप पर्टिकुलर, मैंने कहा कि अयोध्या के अंदर क्या है, ये सीन घटित हुआ था, तो मैं वहां पे पर्टिकुलर फील्ड में उतर रही हूँ। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में जा रही हूँ, वर्क प्लेस पे जा रही हूँ, वहां से डाटा कलेक्ट की जा रहा है, देन उसके बाद में अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करें, तो उसे बोलेंगे फील्ड स्टडी। जब क्या किया जाता है, जब आप नेचुरल सेटिंग के अंदर क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करके आते हो और फाइनली रिजल्ट दिखाते हो। लेबोरेटरी स्टडी का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके पास क्या होता है, काफी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पौधों का। ठीक है, और लाइब्रेरी स्टडी का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके पास एग्जिस्टिंग डाटा होता है, उस डाटा को, उस बुक्स को, पास्ट को पढ़ना होता है, उसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट जाता है रिसर्च मेथड। रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं, ये वैसे आपके आगे भी आएंगे, मैं आपको आगे ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, कि रिसर्च के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वो मैंने आगे डिस्कस किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाता है टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आप एक बार रिसर्च करते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका सर्वे का भी पार्ट है। अगर आपका सर्वे क्या है, क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शनल सर्वे का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, एक बार रिसर्च करते हो, मीन्स कि काफ़ी सारे सालों में आप एक बार रिसर्च करते हो। जैसे कि अब इलेक्शंस हुए हैं, अब इलेक्शंस के टाइम में क्या किया है, आप सभी की क्या बनी है, वोटर आईडी कार्ड बनी है। सो उसके लिए आपने क्या देखा होगा कि आपकी इनकम स्टेटस को देखा होगा कि आपकी फैमिली के अंदर मेंबर्स कितने हैं, उनको चेकआउट किया जाएगा। क्या ये आपको पता है कि आपके हर महीने, हर 6 महीने बाद, हर साल के बाद या फिर 2 महीने के बाद ऐसा आते हैं? नहीं ना, बहुत लंबे टाइम के बाद क्या किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है कि हाँ, इस साल वोटर आईडी के जो इलेक्शन जो कैंडिडेट्स थे इतने करोड़ थे, अब की बार इतने करोड़ है ना, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है जहाँ पर सिंगल पॉइंट, सिंगल टाइम के अंदर जिसकी जो सर्वे किया जाता है, आपका एक बार किया जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, जहां पर सर्वे को कंडक्ट किया जाता है काफी इंटरवल के बाद। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेके आ सकते हैं एग्जांपल कि आपके स्ट्रेस का लेवल, आपके मार्क्स, कि आपके जो नंबर हैं, अब फरवरी के अंदर एग्जाम हुए थे। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि आपके सितंबर के अंदर, फरवरी के अंदर नहीं एग्जाम होते, मार्च के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आपके सितंबर में एग्जाम हुए, फिर आपके दिसंबर में एग्जाम हुए। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आपका जो स्ट्रेस है ना, एग्जाम के टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। इन नॉर्मल डेज के अंदर आपका स्ट्रेस बहुत कम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चेकआउट किया, यहाँ पे लेवल स्ट्रेस का चेकआउट किया, यहाँ पे चेकआउट किया, यहाँ पे चेकआउट किया, मैंने 5 से 10 बार चेकआउट किया आपका। तो ये क्या हुआ कि जब मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं बार बार डाटा को कलेक्ट करते जा रही हूँ और उसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है पर्पस के ऊपर। मेरा पर्पस क्या है, मेरा अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत इन डेप्थ में जाना है, डिस्क्रिप्टिव है, करंट सिचुएशंस को बहुत गहनता से जाना है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी बोलेंगे। मीन्स कि मुझे उस टॉपिक के रिगार्डिंग ना बहुत एनालिसिस करनी है। एनालिटिकल स्टडी का मतलब क्या होता है कि जहां पर इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, वहां पर आप नई इंफॉर्मेशन नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मेरी जो सेल है ना, वो अब की बार बढ़ी है। और भाई बढ़ी है कैसे पता चला, भाई पास्ट में थी सेल, मैंने उसको देखा, उसको देखने के बाद मैंने एनालिसिस किया, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन क्या नहीं होती है, मुझे नई डाटा को कलेक्ट नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है मुझे उसी को यूज करना होता है, उसी के ऊपर एनालिसिस करना होता है। इवैल्यूएटिंग स्टडी का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है कि आप ये बताना चाहते हो कि जो भी हम रिसर्च करने वाले, जो भी डाटा हम यूज करने वाले, वो ठीक है या गलत है, रॉन्ग है या क्या वो राइट है। इज दैट क्लियर। इवैल्यूएट करना पड़ता है इम्पैक्ट ऑफ द समथिंग, कि अगर मैं इसको चीजों को यूज कर रहा हूं तो उसका इम्पैक्ट क्या लगने वाला है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी का मतलब होता है जहां पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है डिस्कवर करना, मींस कि किसी नए टॉपिक को आप डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, आप नई इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं।
इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट जाता है, अब आपके पास ना मेथड्स पूछे गए हैं कि आप डाटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, रिसर्च के मेथड्स कैसे। आप सर्वे भी कर सकते हैं। सर्वे का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, पीपल टू पीपल क्या है, आप डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, इनडायरेक्ट भी मिल सकते हैं। अब जैसे यूट्यूब के ऊपर आप सर्वे देखते होंगे कि हाँ, कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपको बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव था, एजुकेशनल था, या फिर इंजॉयफुल था, या फिर नॉन इन्फॉर्मेटिव था, ऐसा आता है। आप उसको अगर फिल करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो सर्वे ही होते हैं, ठीक है। तो सर्वे क्या होता है, यहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल से थ्रू द क्वेश्चनरी एंड इंटरव्यू। क्वेश्चनरी होता है, मैंने अभी पूछा आपसे कि ये जो वीडियोस है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थे, नॉन इन्फॉर्मेटिव थे, कैसी थी, उनके बारे में बात की, ठीक है। अच्छा, फिर अब क्रॉस सेक्शनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए हैं, लॉन्गिट्यूडिनल के रिगार्डिंग भी होगी बात, ठीक है। डिफरेंस डिस्कस कर लेना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बच्चे, जैसे कि क्लास के अंदर जब टीचर्स बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, अगर ध्यान से सुना इस बात को, अगर क्लास टीचर है उसके सामने आप क्या दिखाना चाहोगे कि हाँ हम बहुत अच्छे तरीके से सिटिंग प्लान में हम बैठे हैं, ठीक है। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया, तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा, तुम सब बच्चों का बिहेवियर क्या होगा, चेंज हो जाएगा नहीं। उस चीज को मैं क्या कर रही हूँ, कैमरे से सर्विलेंस में, कैमरे से क्या कर रही हूँ, नजर कर रही हूँ कि हाँ इधर साइड क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, और मैं क्या कर रही हूँ, देख पा रही हूँ कि हाँ जी कौन कौन बच्चे कैसे कैसे रिएक्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो कैमरा है उसके थ्रू मैं क्या कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम वॉचिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का, किसी भी कस्टमर के, किसी भी कंज्यूमर के, किसी भी बिजनेसमैन के बिहेवियर को, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट डाटा कलेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड का, मींस की एक्चुअल जो बिहेवियर होता है ना वैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह का क्या है, डाटा के अंदर मैनिपुलेशन नहीं होता, बट हाँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। ये फीचर्स आप और डिस्कस कर लें जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि पहले कोई स्टडी थी, ठीक है, उसको बेस मान के हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो केस स्टडी क्या नजर आ रही है, इन्वॉल्व इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल, या फिर ग्रुप के ऊपर बात की जा रही है, या फिर किसी सिचुएशन के ऊपर बात की जा रही है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल देखो जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है ना, इसकी रिसर्च है, सेम एज इट इज है कि हम एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करना मतलब कि आप कॉज एंड इफेक्ट्स को देख पा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि यहाँ प्लांट्स के ऊपर क्या चीज इफेक्ट पड़ रहा है, प्लांट के ऊपर की जो ग्रोथ है वो क्या होने वाले। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास काफी सारे हैं, डिपेंडेंट मेरे पास प्लांट है, प्लांट इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और उसका इंपैक्ट देखा डिपेंडेंट के ऊपर, और बाकी जितने को उनको मैंने कंट्रोल करके रखा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ना। यहाँ पर मैनिपुलेशंस आपको अप्लाइड अलाउड होती हैं। हिस्टोरिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि जो पास्ट में, बहुत ज़्यादा पास्ट में इवेंट हैपन हुआ है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जो पार्टीशंस हुआ था, उस पार्टीशंस के रिगार्डिंग मुझे डाटा कलेक्ट करना है, तो उस टाइम तो मैं तो नहीं थी भाई, पार्टीशन के टाइम 1947 के अंदर, उस टाइम मेरे दादा परदादा होंगे। तो मैंने उनसे जब स्टोरी पूछी मेरे दादाजी से, तो वो कहते हैं कि हमने सुना था, है ना। तो वो एग्जैक्ट डाटा आपके पास जो डाटा होता है वो रिकॉर्डेड डाटा होते हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री डाटा होता है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने जो रिजल्ट्स हैं वो निकाल के आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम डाटा को ना यूज कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा भी हो सकता है, सेकेंडरी डाटा, बट हिस्टोरिकल के अंदर मोस्ट ऑफ क्या होता है आपका सेकेंडरी डाटा होता है, मींस कि ऐसा डाटा जो कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, आपने एग्जिस्टेंट डाटा को यूज किया। आप पर्सनली इन्वेस्टिगेट करके डाटा कलेक्ट नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना होता है। अब 1947 में अगर मैं कहूँ कि मैं तो नहीं थी भाई, सिंपल सा है, तो मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा, है ना। कंपेरेटिव मेथड्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम बात करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। दो चीजें हैं। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है कि जहां पर कंपेयर किया जाता है टू एंटिटीज को, टू कॉन्सेप्ट्स को, कि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। ओके, इसलिए आपका चैप्टर हो गया फिनिश। बहुत मतलब अगर बात की जाए ना, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ें हैं, बट आपका यहाँ से क्वेश्चन सिंपल आता है कि सिग्निफिकेंस बताने हैं, वही सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है जो कि हमने इन डेप्थ में डिस्कस करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर जहाँ पर हम हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, प्रोसेस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।